हेलो फ्रेंड्स, मुद्दा कुछ ज़्यादा गंभीर है और हालांकि मैं शुरुआत उस तरह से नहीं करता जिस तरह से मैं कर रहा हूं, पर रिलेशन तो है दोनों में। अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार हुआ था, वेबिनार 2 दिन का था, हर्डल्स इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हर्डल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मेरे इंटरेस्ट का भी था और वैसे भी जानना चाहिए। बड़े बड़े लोग बोल रहे थे उसमें, 2 दिन का था। इंट्रोडक्शन बड़ी अच्छी थी। 2 लोगों का मैं ख़ास तौर से नाम लूँगा यहाँ पे। एक तो कोई डॉक्टर रज़ा थे हैदराबाद के, लोग कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत मशहूर हैं। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ इस मामले में। और दूसरा अपूर्वानंद थे, TU के प्रोफेसर। आप टीवी में देखते हैं उनको, आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं। डॉक्टर रज़ा ने कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो पिछले 400 साल में डेवलप हुआ है। जब से हमने जाना कि ज़मीन जो है वो घूमती है सूरज के गिर्द, यूरोप से हमने सीखा, अमेरिका, इंडिया, एशिया, सब का नाम ले दिया कि सारी उसके बाद डेवलप होता है। हर प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर होता है। वो बात लगे कि मेरे क्वेश्चन थोड़ा अजीब किस्म के होते हैं, तो जाहिर है मैंने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं 400 साल से हमारा जो सूर्य सिद्धांत है, मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं कि कितना पुराना है कि नहीं। उसमें ये दिया हुआ है, आर्यभट्ट ने बता दिया था वो कितना पुराना है। यहाँ तक कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, यहाँ तक कि हमारा सिडरल डे जो है वो 364.2464 समथिंग होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट। आप ये कहते हैं यूरोपियंस ने बताया। हम जो सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये तो 2000 साल से पहले से हमें पता थी, हमसे अरबों ने जानी और अरबों ने रिकॉग्नाइज भी किया उसको। जैसे किताब है किताबुल हिंद अल-बिरूनी की, उससे पहले बहुत सारी हैं, अलजबरा। लेकिन गोरों ने उनसे चुराया कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई उसका एक्नॉलेज नहीं किया उन्होंने। और आप ये सारा मानते हैं कि उनकी देन है। रज़ा साहब ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो अब क्यों नहीं है। अच्छा, रज़ा साहब से एक बात याद आई। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सावरकर जी कहा था, और एक साहब ने जो है उसमें कमेंट किया कि आप सावरकर के साथ जी लगा रहे हैं तो पता लगता है कि आपका दिल कहाँ है। मेरा मानना तो ये है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। हमारे यहाँ जी के अलावा जो शब्द हो सकता है वो बताइए। दूसरा, आप कहेंगे, तुम कहेंगे, तो कहेंगे। आप तो अल्लाह को तू नहीं कहते क्या? मैं भगवान को तू नहीं कहता क्या? ये सारा पॉलिटिक्स है। अरे उस आप कह दिया, अरे आप जी कह दिया। अब मैं उनको साहब कह रहा हूँ क्योंकि हमारा मैं जिस कल्चर से बिलोंग करता हूँ, हिंदुस्तान के जिस पार्ट से, वहाँ तो आपके साथ भी जी लगाया जाता है, आप जी से अनुरोध है। तो ऐसा ज्ञान मतलब ना बघारा जाए तो अच्छा है। खैर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। ठीक है, मुस्लिम थे लेकिन कोई भी प्रोग्रेसिव हिंदू भी हो सकता था। राजनीति का मुलम्मा इतना ज़्यादा चढ़ गया है हम पे कि हम चलिए छोड़िए। तो उनका ऐसा है। तो एक्चुअली क्या है कि सेमिनार में सवाल जवाब होते हैं, डिबेट नहीं होता। मैंने कुछ नहीं कहा।
एक और साहब थे, उन्होंने जीडीपी का रिलेशनशिप बता दिया साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ, टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट के डेवलपमेंट के साथ। देखो यूएस का जीडीपी कितना है, साइंटिफिक कितना है, यूरोप में एक गिना दिया और इंडिया का गिना दिया। फिर मेरी बात आ गई। आप लोगों ने कईयों ने मेरी वो सीरीज़ देखी होगी, द हिस्ट्री दैट नेवर वाज। ये सारी बातें मैंने कर रखी हैं। मैंने बताया उनको कि 1000 AD के पास हमारी जीडीपी वर्ल्ड का 1/3 थी। 18वीं सेंचुरी के शुरू में करीब 16% थी। अंग्रेज़ जब गए तो करीब 1.5% थी और वही रह गई। तो आप ये मान के चलते हैं कि 1000 साल पहले हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट था हमारा, और गिरता गया और गिरता गया। तो क्यों गिरता गया? वो सब बगले झांकने लगे। अब एक और साहब का मैंने सुना, फिर मेरा मन उचट गया कि मुझे अपनी नॉलेज नहीं बढ़ानी भैया इस तरह से। मुद्दा उठाने का ये था कि उन लोगों ने, ये अपूर्वानंद जी ने और आपके रज़ा साहब ने एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में। साइंटिफिक टेम्परामेंट की तो बात नहीं थी, वो एंटी आरएसएस था, और ठीक है उनका नज़रिया है, मैंने उस पर कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो बातें हुई थी सेमिनार में, मैंने जो है काउंटर किया उनको इस बात से कि आप अपनी बात भी तो करिए भाई, कितना साइंटिफिक है। जो बातें आप लोगों को दिमाग में कूट कूट के भरी हैं कि हम असभ्य थे, हम बहुत गंदे किस्म के लोग थे, हम गरीब थे, हमारी सोच नहीं थी, जो अंग्रेज़ डाल गए वो कूड़ा अपने दिमाग से निकालिए ना भाई। मैंने रिजॉइंडर दिया था इंडियन एक्सप्रेस में, नहीं छापा उन्होंने, खैर उनकी पॉलिसी। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात जब होती है तो बात घूम फिर के पहुंच जाती है आखिर में टेररिज्म पर। और पिछले हफ्ते 10 दिन से हम क्या देख रहे हैं? तालिबान 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 तालिबान। तालिबान की हिस्ट्री सबको पता है। स्टीव कोल की एक किताब है, घोस्ट वार्स, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ CIA अफगानिस्तान, बिन लादेन फ्रॉम द सोवियत इन्वेजन टू September 10, 2001। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी जान सकता है, सारी दुनिया जानती है। तो हम डिबेट की इस बात क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया चुप बैठी है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट करने को भी तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा? आपके PM साहब ने वहाँ के कि दे हैव ब्रोकन द चेन्स ऑफ मेंटल स्लेवरी इन अफगानिस्तान। कौन सी चेन तोड़ ली उन्होंने? पहले भी तोड़ी थी, फिर ये भी बताओ। दो सो कॉल्ड सुपर पावर के बीच पिसता रहा इराक, आज भी पीस रहा है। अफगानिस्तान 1996 से लेकर के जो भी सत्ताएं रही वहाँ पे, जो भी कंट्रीब्यूशन किया USS और रशिया ने, क्या कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट के लिए? US में क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन कम होते हैं? आप ये मत सोचिए कि मैं तालिबान को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लौट रहे हैं वहाँ पे, उनके जो रिस्पांस हैं, कोई मतलब आप तारीफ़ नहीं करेंगे। आप वो लोग कह रहे हैं ठीक है तालिबान, आप वो करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत से जो लोग वो आ रहे हैं यहाँ से, इस वक्त सच बोलने की हालत में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भारतीय आज भी फंसे हुए हैं वहाँ पर, और अगर आप तालिबान के बारे में बुरा कहेंगे यहाँ पे, बात पहुँचेगी वहाँ, तो फंसे हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो वो लोग बहुत समझदार हैं, इशारा ज़रूर कर रहे हैं कि बहुत कुछ है कहने को, पर फिलहाल हम उस स्थिति में नहीं हैं, समझदारी है। तो तालिबान ने जो किया सो किया। चीन क्या कर रहा है? चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ह्युआ चुइंग, वो कहते हैं कि तालिबान हैव रिपीटेडली एक्सप्रेस देयर होप टू डेवलप गुड रिलेशन विद चाइना एंड वी वेलकम दिस। वो तो पूरी दुनिया को कह रहे हैं
उन्होंने तो हिंदुस्तान से भी कहा था एम्बेसी को शिफ्ट मत करो, रशिया ने नहीं भी किया। और जब 1990 में कुवैत की ऐसी हालत हुई थी, गुजराल साहब विदेश मंत्री थे, तो पार्लियामेंट ने खुद कहा था कि जब तक सारे भारतीय वहाँ से निकाल नहीं लिए जाते तब तक एम्बेसी बंद ना की जाए। और आज क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, किसके इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं? पूरी दुनिया चुप है तो क्या हमें भी चुप होना चाहिए, चुप रहना चाहिए? हमारी हमेशा से जो पॉलिसी है वेट एंड वॉच, मेरे को तो समझ नहीं आता, वेट एंड वॉच के चलते सारी बात ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, म्यांमार में आपने एक स्टेप लिया, क्या असर हुआ? चाइना की गोद में जाके गिरा। ये जो यूएस के जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दोनों जो हैं वो कुछ भी करें, सोच दोनों की एक जैसी है, चाहे वो रिपब्लिकन हो पहले से और आज जो है डेमोक्रेट हो। दोनों ने जो मैस फैलाई है अफ़गानिस्तान में, तो अभी उससे पहले सीरिया में, लीबिया में, इराक में, और भारत जो है यूएस की गोद में जाके बैठ गया। मैं मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्रेंड्स नहीं होते, इंटरेस्ट होते हैं, पर ट्रेडिशनल फ्रेंड्स भी होते हैं जो एक दूसरे का इंटरेस्ट बनते हैं। हमारा एक बहुत नज़दीकी फ्रेंड था ईरान, अमेरिका के चक्कर में हमने गवाया। हमारा मतलब सेम डीएनए कह लो, इतना नज़दीक था रशिया यूएसएसआर, इतना कि जब उनका रूबल गिर गया था 10,000 से भी नीचे, तो भी हमारा जो पेमेंट था हमने उनको पुराने रेट पे उनको पे किया। और अब जो है वो चाइना और पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है। कौन सगा है हिंदुस्तान का? और उसकी तो बात छोड़िए, मैंने एक पहले वीडियो में कही थी कि एक यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी 2001 की कि बाय 2050 अगर आप एक लाइन खींच लीजिए मॉरिशस से लेकर के और यूरोप तक, जितने भी कंट्रीज टच करेंगे सारे के सारे मुस्लिम हो चुके होंगे। एक इंडिया बीच में बचता है बफर, वो जाहिर है कि बफर है तो वो उनकी आंखों में किरकिरी होगी। हम लोग इस्लामिक लिटरेचर नहीं पढ़ते हिंदुस्तान में, लोग इंग्लिश में भी हो तो भी नहीं पढ़ते, हाल ही में पढ़ने लगे हैं। कुछ लोगों ने इवन कुरान जो है, कुरान शरीफ, वो अरबी में पढ़ लिया है। मुस्लिम्स भी नहीं पढ़ते, सिर्फ रटते हैं कुरान शरीफ को। अगर आप पढ़ के समझने लगेंगे, मेरे को पक्का यकीन है कि ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं नहीं रहेंगे। आप समझेंगे तो आप सवाल करेंगे, वो सवाल करने की आपको बनाई ही है। तो वो जो हैं वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, ख़ास तौर से कश्मीर के लिए। हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंपेयर कर लो दुनिया के साथ। तो टारगेट जो है वो हिंदुस्तान बनने जा रहा है फ्यूचर में। जबकि अगर आप नोस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी देखें, ने कहा था कि जो नेक्स्ट जो वर्ल्ड वार होगा वो इस्लामिक वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड में होगा। इस्लामिक वर्ल्ड के साथ चाइना होगा, वो तो साफ नज़र आ रहा है, और क्रिश्चियन वर्ल्ड में तो यूएस भी आता है। सिर्फ 3 कंट्रीज़ होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रशिया, जापान और इंडिया। और ये तीनों जो हैं वार ख़त्म होने के बाद एक अपनी तरह की नई पावर बन के उभरेंगे। मैं तो आशीर्वाद दूंगा नोस्ट्रेडामस को, अगर जल्दी से वार हो जाए और हम इसी बहाने से ही सुपर पावर तो बने। खैर, सारी डिबेट तालिबान पे सिमट के आ गई है। अगर आप नक्शे को देखें दुनिया के, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें से 4 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कुछ हद तक डेमोक्रेट्स हैं। कौन कौन से 4 हैं? चैड है, सेनेगल है,
अज़रबैजान है और तज़किस्तान है। एक वास्ट मेजॉरिटी जो है, जिनमें बहुत से ऐसे हैं जो एक्सट्रीम इस्लामिक जिनका है। नाइजीरिया है, सूडान है, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सीरिया, कतर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ब्रूनी और आपका चिली का कुछ आधा, न्यू गिनी का आधा, ब्रिटिश न्यू गिनी वाला पार्ट। ये तो है ही, ये तो शुरुआत है भाई। अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। दुनिया भर को चुप रहने की कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी, कोई नहीं कह सकता। यूएस चुप है, उसको लगता है हमारे इंटरेस्ट जो है वो सेफ रहेंगे वहाँ पर, जो भी हमें एक्सप्लॉयटेशन करना है हम करेंगे। अरब वर्ल्ड में पूरा ही कह लो, सऊदी अरेबिया साथ है। चाइना चुप है, चाइना तो बोल भी चुका है कि हालात अगर सुधरेंगे तुरंत हम रिकॉग्नाइज करेंगे। $3 ट्रिलियन के जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे पे आंख लगा रखी है चाइना ने, और वो जो हैं बहुत ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए चाइना की। और चाइना की इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। जो लिथियम है, सबसे ज़्यादा भंडार वहाँ पे हैं। आपके जो यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है, कॉपर के दाम जो हैं एक साल में करीब $10,000 पर टन हो गए हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा है। रेयर अर्थ्स हैं वहाँ पे, नियोडायमीनियम, प्राइसियोडायमीनियम और डिस्प्रोसीमियम। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना ने जो है एग्रीमेंट किया था 30 साल के लिए माइनिंग के मामले में 2007 में, और अभी तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई है, और चाइना बहुत परेशान है और बहुत जल्दी शुरू करना चाहता है। तो सवाल ये बचता है कि हमारे पास क्या चारा है। तालिबान ने कहा था एम्बेसी को, एक्चुअली तालिबान को तो अपनी रेपुटेशन सुधारनी है। तालिबान जैसा भी है वैसा ही है वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तालिबान को जो होना है वो तालिबान को पता है। तालिबान कुछ भी कहे, लेकिन वो जो शरीयत के नाम से जो कुछ भी कर रहा है पूरी दुनिया जानती है। फिर भी चुप हैं लोग, किस लिए? एक चीज़ ध्यान में रखिए कि तालिबान जो है उसका फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं है कि वो यूएस या चाइना या रशिया को नज़रअंदाज करे और नाराज़ करे, लेकिन कब तक? फ़िलॉसफी तो उसकी वही है। अगर आप आज के हालात देखें तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, वहाँ के जिसमें कि टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। चैड है जैसे, फ्रांस जो है वहाँ से निकलने जा रहा है, अपनी 5100 जो अपनी सेना है वहाँ से निकाल रहा है। आसपास के कंट्रीज़ हैं, और वो चाहता है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ उसकी जगह ले लें। कोई भी आगे नहीं आ रहा। हैरानी इस बात की होती है कि ब्रिटेन ने कमिट किया है कि हम 20,000 रेफ्यूजीज़ ले लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ज़्यादातर तो रेफ्यूजीज़ जो हैं वो ईरान और अगल बगल में ही हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं, तो वो तो जाएंगे ही। और जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ वो क्या होगा, आप देख चुके हैं जर्मनी में क्या हुआ। रिलीजन के नाम पे रायता फैलाना बड़ी आम बात है। तो आपके तालिबान, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तज़किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान,
इन सब में या तो अपने अपने टेरर पावर्स हैं। तालिबान के पास एडवांटेज है कि अब वो स्टेट बनने जा रही है, और टेररिस्ट ग्रुप और स्टेट दोनों को डील आप एक ही उससे नहीं कर सकते। यहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी खाली नहीं बैठेंगे, उनको भी बूस्ट मिलेगा, और इन सब के थ्रू बूस्ट मिलेगा इंडिया में। आप यहाँ के जो वहाबी लोग हैं, कुछ देवबंदी भी हैं, कुछ तो खुल कर के तारीफ़ कर रहे हैं तालिबान की। कुछ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर एक आदमी कुछ बोलता है और कोई उसको चुप नहीं करवाता, तो कम से कम 100 लोग होंगे जो उस तरह की सोच वाले होंगे और नहीं बोल रहे होंगे। फंडामेंटलिज्म फैलेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा? हिंदू फंडामेंटलिज्म जो है काउंटर करेगा। उससे क्या होगा? आप चाहते हैं मोदी को हराना, मोदी और ताकतवर हो जाएगा, और देश का जो बंटाधार होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं बहुत पहले से, करीब 30-35 साल से कहता आ रहा हूँ, आप कुछ दुनिया में करना चाहते हैं तो आपको ताकत बनना पड़ेगा। एक बात अगर आपको याद हो, और मैंने एक वीडियो में कही भी थी कि हमें जब क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था और रशिया देने को तैयार था, अमेरिका ने टांग अड़ा दी थी। 20 साल की रिसर्च के बाद हमने क्रायो इंजन तैयार किया था। उस टाइम ही हमने क्यों नहीं सोचा कि हमारे पास एनर्जी के जो भंडार हैं थोरियम के, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। महंगे थे तो क्या हुआ, थे तो अपने। शेल के इतने भंडार हैं बे ऑफ बंगाल में एनर्जी के लिए, नहीं एक्सप्लोर करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? इतना ही शौक है पीपीपी मॉडल का, तो इंटरनेशनल पीपीपी मॉडल ले आइए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो देश मार्स तक पहुँच सकता है अपनी पहली ही अटेम्प्ट में, क्या ये मानने लायक बात है कि वो एक आर्मी ट्रक भी नहीं पैदा कर सकता? पॉलिटिकल विल की बात करें तो सरकार के पास बहुत पॉलिटिकल विल है, बस उसकी डायरेक्शन इस तरफ नहीं है। तो इस वक्त जो है ज़रूरत ये है कि हम सब लोग कलेक्टिवली और इंडिविजुअली समृद्ध करने की कोशिश करें अपने देश को। पावर बनाना है अगर, तो अपने देश के लोग, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, सबको योगदान देना पड़ेगा। चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो टेक्नोलॉजी की नज़र से, चाहे वो मैन पावर की नज़र से, चाहे दूसरों को पढ़ा के, चाहे पेड़ लगा के, चाहे पानी के सोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट करें, कहीं से भी जो है ज़रूरत ये है कि हम वो कंट्री फर्स्ट वाला जो मसला होता है, जितनी ज़रूरत इस वक्त है, ये देखिए कि फिर दोबारा जो है ऐसा होने वाला है कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। सोचिए। धन्यवाद।